भुवनेश्वर शरण सिंह देव जी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। Last 5 years were promising, challenging. Invigorating एक मौका मिला था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस भाजपा से हट के भी अगर मैं कहूँ तो विशेष कुछ ऐसा नहीं लगा। कुछ विशेष आपको नहीं लगा? हाँ, कमियां रही, काफी कमियां रही, कुछ काम हुए जी। एवरेज सर सर, आप पिछले दिनों महाराष्ट्र इलेक्शंस में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की रोल प्ले कर रहे थे फ्रॉम कांग्रेस। ये दिख रहा था कि शिंदे जी का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है एज चीफ मिनिस्टर। वो लड़की बहना महिलाओं के लिए एक जो स्कीम लॉन्च की थी। विद द रॉन्ग डिसीजन, आपको बुरा फील होता है? डू यू फील बैड कि लोग वो 2.5 साल वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा इंटरेस्टेड है? दैट डे राहुल गांधी सर, जिनको निर्णय लेना था उन्होंने वो निर्णय नहीं लिया। इफ आप मुख्यमंत्री बन जाते, व्हाट वुड हैव दैट 3 थिंग्स कि आप तुरंत उस पे वर्क करते हैं? पांचों की बराबर नहीं होती है, बट देयर इज थिंग जो भी चल रहा है, दैट इज महादेव बुक। अनेक लॉबिंग चल रही थी मीटिंग के पहले। मेरे पास भी लोग आए, पार्टी से जुड़े हुए लोगों के भी फोन आए कि इनकी बात सुन लीजिए, यानी इनके लिए एक तरह से लॉबी करिए मीटिंग में। 3-4 करोड़ रुपया इसमें डूबा। किस चीज में? माय जीन्स वर बिट लूजर्स, हैंगिंग ऑन टू माय जीन्स विद वन हैंड। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सो मन में है किया। हाँ। भुवनेश्वर शरण सिंह देव जी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू यू। थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। सो हाउ इज लाइफ? हाउ आर यू सर? It's always good. It's always good. And what is the reason, sir? You stay in the present, it'll always be good. Right. You live in the past or in the future, you'll always be troubled. Right. Likely to be troubled. So am I talking to the Maharaja of Sarguja or You're talking to T.S. Baba? the popular T.S. Baba? Can I call you T.S. Baba or Yeah, Baba sir? Whatever you're comfortable with. I'm going to call you Baba sir. Okay. So starting with the first question, sir, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि what is the reason behind this good height, good personality? ठीक है? Pure chance, I suppose. हाँ? Pure chance. Pure chance. Chance. Perfect. All And this a great is, genetics. Yes, it's all genetical combinations which you cannot foretell. Right. They just happen and then there you are. Right. सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो हमारे लिए ब्रेक डाउन कीजिए द लास्ट 6 years, दैट्स 2018 से 23, जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी एंड यू वर स्वास्थ्य मंत्री, राइट? और लास्ट का 1 साल, क्योंकि आज के दिन जनादेश दिवस मना रही है गवर्नमेंट, अभी की जो गवर्नमेंट है। हाउ डू यू सी दैट लास्ट 5 years एंड दिस 1 year? Last 5 years were promising, challenging. इनविगरेटिंग एक मौका मिला था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीच में 2 बार विधायक भी चुन के आए थे जी। 5 साल नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला था और सत्ता में रह के काम करना चाहते थे। मौका चाहते थे कि मतदाता कांग्रेस पार्टी को मौका दें और हम लोग के मन में जो बातें थी उन लोगों को करने की कोशिश करें। तो वो मौका दिया, लोगों ने अच्छी बहुमत दी थी। 90 में 68 सीटें दी थी। बाद में 3 बाय इलेक्शन हुए, वो 3 भी कांग्रेस जीती, 71 हो गए थे जी। बहुत हाई परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन का लोगों ने दे दिया था। 75% से ज्यादा सीट्स विधानसभा में थी और काम किया, 5 साल तक काम किया। ये 1 साल आपने पूछा, ये लगता है कि लोगों का विश्वास उतना अर्जित नहीं कर पाए कि 5 साल और मिले। हम लोगों ने 5 साल और मांगा था, रिन्यूअल मांगा था, रिन्यूअल नहीं मिला। हम लोग 35 सीट पे उतर आए। मैं खुद भी चुनाव नहीं जीत पाया और जो सोचा था कि सरकार के माध्यम से काम किया है उसका टोटल विश्वास के रूप में, जनमत के विश्वास के रूप में परिवर्तित नहीं हो सका। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत हुए, उनने कैबिनेट बनाई है
1 साल से काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं तो सीधे आलोचना करना अच्छा नहीं लगता जी। लेकिन 1 साल ये भी बीता है, सामान्य सा बीता है। कई सा। इंसिडेंट्स इसमें हुए, कोई फिर वही कि कांग्रेस हो वो भाजपा के हैं तो ऐसा लगेगा कि आलोचना तो नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस भाजपा से हट के भी अगर मैं कहूँ तो विशेष कुछ ऐसा नहीं लगा। कुछ विशेष आपको नहीं लगा? हाँ, कमियां रहीं, काफी कमियां रहीं, कुछ काम हुए जी। तो एवरेज सा रहा। एवरेज सा रहा। तो डू यू थिंक कि मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आज के दिन जनादेश दिवस मनाना, लाइक ऐसी चीजें क्या जरूरी है इन पॉलिटिक्स, जो भी गवर्न कर रहे हैं ऐसी चीजें करना? ये मीडिया, सोशल मीडिया के रीच का जमाना है कि बहुत गहराई तक मीडिया और सोशल मीडिया लोगों तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच गई है। और मार्केटिंग का समय उतना व्यापक हो गया, उतना गहरा हो गया, उतने लोगों तक पहुंचने का हो गया, माध्यम मिल गया। तो लोग चाहते हैं कि अपने आप को मार्केट करें जी, अपने आप को प्रस्तुत करें। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास है उसी दिशा में एक पहल है जी। आज एक कार्यक्रम में मैं गया था तो कांग्रेस की विधायक है कविता प्राणलहरी जी, बिलाईगढ़ से पहली बार जीती, तो वो भी ये कार्यक्रम कर रही थी। मुझे पूरा मालूम नहीं था कैसा क्या है। धान खरीदी केंद्रों को देखने के लिए गए थे, लेकिन उनके यहाँ गए तो वो 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनने भी इस कार्यकर्ताओं को बुलाया था, तो ठीक है। ओके सर, आप पिछले दिनों महाराष्ट्र इलेक्शंस में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की रोल प्ले कर रहे थे फ्रॉम कांग्रेस। आई थिंक एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा रिजल्ट आप लोगों को, इफ आई एम करेक्ट? बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी आपने कहा कि कुछ साल हम लोग को हो गए राजनीति में, कुछ अनुभव भी हो जाता है, कुछ अंदाज भी लगता है, बॉडी लैंग्वेज की बातें आम होती हैं आजकल की, कुछ तो समझ में आता है। तो ऐसा नहीं था। ये दिख रहा था कि शिंदे जी का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है एज चीफ मिनिस्टर, और लड़की बहना महिलाओं के लिए एक जो स्कीम लॉन्च की थी उसका प्रभाव है, ये दिख रहा था, ये महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी ये था कि बराबर बराबर का है, कोई भी थोड़ा आगे कोई भी थोड़ा पीछे रहेगा, ऐसा दिख रहा था। भाई ये एकदम से सफाया, एमवीए का सफाया हो जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब ये यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, राइट? हाँ, not happy because of the party I am in and the alliance I was part of, and otherwise also what the intellectuals are portraying. There is a forum in Mumbai, I believe, Vote for Democracy. Okay. Then there is another forum of non-political. These are non-political forum of people who have reached heights in their careers, either as professionals in administration or business or otherwise intellectuals in either economics or other fields. Then the Association for Democratic Rights is another one. Okay. Two of the leading think tanks, so to say, that we are seeing in the country today. So all of them are surprised, all of them are taken aback, and they are not, neither are they able to explain, and they feel that the election commission should be able to explain. भाई इतना अंतर, जो 6 बजे का आप वोट काउंट लेते हो और 11:30 बजे का जो वोट काउंट आता है, इसमें इतना अंतर कैसे आ रहा है? ये हम लोग को भी, मुझे भी अब करीब 50 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए, पोलिंग बूथ में काम करते हुए, पोलिंग बूथ से विधानसभा लेवल पे, जिला प्रदेश लेवल पे काम करते हुए, देखते हुए। और पोलिंग होता है, पोलिंग में जो हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, और एक प्रति कितने वोट गिरे, जो आप आजकल चर्चा में है फॉर्म 17C, वो उपलब्ध करा दी जाती है। तो कितने वोट गिरे ये आपको पता चल जाता है। और लोग, ये जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लोग अब ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से, जब से चुनाव हुए हैं, तो कुछ लोग जो 5 या 6 बजे जब वोट समाप्त होता है उसके बाद थोड़े लेट आते हैं, लेकिन परिसर में आ गए तो फिर परिसर बंद कर दिया जाता है, जितने लोग आ गए उनको वोट देने दिया जाता है। तो लास्ट आवर का आंकड़ा और फाइनल वोटिंग में 1% से ज्यादा का फर्क नहीं आता। ये जब बैलेट पेपर था तब
और जब से ईवीएम लागू हुआ तब से ये देखा जा रहा है कि आमतौर पे मैक्सिमम अगर अंतर आया है तो 1% का आया जी। मैक्सिमम। और अभी यूपी का उन लोग बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में अलग अलग फेजेस में अंतर आए, वो भी अंतर 1 के नीचे के थे। 0.2%, 0.3%, 0.35%, 0.1% और एक परिणाम आया। और अभी महाराष्ट्र में ने बताया कि 6 बजे का एक आंकड़ा आया, फिर 11:30 बजे रात का एक आंकड़ा आया जिसमें करीब 6.8% का अंतर आया, और फिर काउंटिंग के 12 घंटे पहले एक और फाइनल आंकड़ा आया जिसमें 1% वोट और बढ़ गए। तो ये करीब 7.83% वोट बढ़ गए फ्रॉम द लास्ट काउंट। तो लोगों का कहना है कि दिस इज नॉट एक्सप्लेनेबल नॉर्मली, कि ये कैसे हो सकता है आजकल के युग में, आईटी के युग में, जहां आपके पास मोबाइल फोन है। 6 बजे काउंटिंग खत्म हो गई, बंद हो गया, आपने फॉर्म 17C दे दी, 6 बजे नहीं 7 बजे, 7 बजे नहीं 8 बजे, 8 बजे नहीं 9 बजे, उसके बाद तो सब पोलिंग बूथ छोड़ के बैलेट बॉक्सेस लेके चले जाते हैं। तो फॉर्म सी का क्या करना है? आपको एक फोटो लेना है और इलेक्शन कमीशन को भेज देना है, रिटर्निंग ऑफिसर को जिले में भेज देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं पर निर्वाचन आयोग दिल्ली में है, उनके कार्यालय को एक आपको भेज देना है। तो फिक्स हो गया कि कितने वोट गिरे। फिर लास्ट वोट में और जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है वोट में, इसमें अंतर क्यों आ रहा है? ये हार जीत अपनी जगह है, लोग कहते हैं कि हार गया तो वो कहते हैं ईवीएम खराब है, तो उसको चैलेंज किया। 2009 में अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, ईवीएम से हम संतुष्ट नहीं हैं। गडकरी जी ने कहा हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उस समय। और नरसिम्हन जी, उन्होंने एक किताब निकाली थी, ईवीएम यानी डेमोक्रेसी इन डेंजर करके, उनने पुस्तक निकाली थी ईवीएम के निकलने के बाद। तो जो पार्टी हार रही है वो कहीं ना कहीं कहती है कि ईवीएम का दोष है, तो उसको हटा दीजिए। ईवीएम अच्छा है बुरा है उसको अभी हटा दीजिए। कि पश्चिम के जहां तकनीकी तौर पे बहुत ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं, उन लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बैलेट का इस्तेमाल कर रहे, उसको भी हटा दीजिए। इन लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो बताइए कि ये वोट शेयर में इतना फर्क कैसे पड़ जा रहा है। एक चुनाव में जो मत पड़ते हैं वो परसेंटेज में नहीं पड़ते, वो संख्या में पड़ते हैं। किसी पोलिंग बूथ में टोटल जिले के या पूरे राज्य के प्रतिशत कितने मत हैं ये नहीं बताए जाते। 1213 मत हैं, 787 मत हैं, फिगर्स रहते हैं। तो जब पोलिंग होती है वो भी परसेंटेज में नहीं बताई जाती है, फिगर में रहती है, आप उसको परसेंटेज में बोलते हो। फिर फाइनल जो काउंटिंग होती है वो फिगर्स में होती है। आपको 9,432 वोट मिले, 90,212 वोट मिले, फिगर्स में होता है। तो ये फिगर्स क्यों नहीं बताए जा रहे? ये सवाल ऐसे लोग जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े हैं और अच्छे इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी के लोग माने जाते हैं कि वो किसी पक्ष में नहीं बोल रहे, ऐसे लोग ये सवाल उठाते हैं। तो ये जो असंतोष होता है वो इस बात पे फिर होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। हारे तो ये तो हारे, बुरी तरह से हारे, वो तो एक सच्चाई हो गई, उसको तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन और कहीं कोई बात तो नहीं है। ईवीएम को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बातें आती हैं तो वो थोड़ा सा मन को छूती हैं कि भाई ये आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और हो रहा है। क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है? मतलब सॉल्यूशन है, लोग बताते हैं सॉल्यूशंस। इसमें ईवीएम क्योंकि कन्वीनियंट है, पहले हम लोग गिनती करते थे तो बैलेट पेपर की गिनती होती थी, तो रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक भी गिनती चलती थी। अभी ईवीएम में लगभग 12-1 बजे तक दिन में, सुबह आप स्टार्ट करिए, मशीन ऑन करिए, प्रिंट करके आपको दिखा देता है, रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस। तो ये प्रभावित किया जा सकता है क्या? ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इलॉन मस्क जैसे लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, और लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ये कहीं से लिंक नहीं है, आपका मोबाइल कहीं से लिंक है तो आप इसको हैक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो जो ईवीएम है वो कहीं से लिंक नहीं है, इसलिए उसको आप नहीं कर सकते। तो चलिए ईवीएम ठीक हो गया। ईवीएम से फिर जो रिजल्ट निकल रहा था उसमें बात आई, आपने वीवीपैट बीच में जोड़ दिया। तो उसमें से आप कौन सा बटन दबा रहे हैं और बैलेट डब्बे में जाके गिर रहा है।
तो लोगों ने कहा कि मैंने तो फलाना छाप दबाया, राइट, वहां पर दूसरा छाप निकल रहा है। एक परिवार अभी कह रहा था कि मेरे परिवार के तो 32 वोट हैं उस पोलिंग बूथ में, मेरे को 0 वोट मिले। ओके, मेरे परिवार के 32 वोट हैं और मैं खुद कैंडिडेट हूं और मेरे नाम पे उस पोलिंग बूथ में एक भी वोट रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो ये कैसे? तो उसका लोगों ने कहा कि वीवीपैट जोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो अब ये है दिखने लगता है। राइट, वीवीपैट में जाने से पहले आपको थोड़ा देर दिखाते, उसमें भी लोगों का कहना है कि कोई फजिंग तो नहीं है। तो अब लोगों का सजेशन है कि नहीं, प्रिंट आउट होके ड्रॉप हो ओके, बैलेट पेपर, उसमें से बैलेट पेपर या कार्ड, जिस बटन को आपने दबाया वोटर जो है देखे और फिर उसको एक डब्बे में डाले, बैलेट बॉक्स के रूप में उसमें आप डाल दे। तो 3 स्टेजेस जो वोटिंग के माने जा रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ योर वोट, आपने अपना वोट रजिस्टर किया, आपने बटन दबाया, एंड नोइंग दैट यू हैव वोटेड, जिसको आपने वोट डाला उसको गया वोट, तो कैसे पता चलेगा? ईवीएम और वीवीपैट के बीच में गैप आ रहा है कि पता नहीं खेला तो नहीं हो रहा है, तो आप पर्ची गिरा दीजिए, एक यूनिट लगा दीजिए जो प्रिंट आउट करके दे देगी, आप उठाइए और डालिए कि हाँ मैंने फलाने छाप को डाला, ये फलाने छाप का बैलेट में इसमें डाल रहा हूं बैलेट बॉक्स में, और फिर बैलेट बॉक्स की गिनती कर लीजिए। ईवीएम में अभी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, ईवीएम इज इनफैलेबल, वो गलत हो ही नहीं सकता। और देश के निर्वाचन का नियम और कानून अभी ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो जो वीवीपैट में फिजिकल वोट डाला हुआ है वो फाइनल हो सॉरी वो फाइनल माना जाए। तो जब आपका नियम कहता है कि जो बैलेट में डला है बॉक्स में वो फाइनल है, तो उसको गिन क्यों नहीं देते? तो इसमें अभी टसल चल रहा है कि नहीं क्या जरूरत है, हम 5 तो गिन देते हैं, रैंडम गिन देते हैं। तो डाउट नहीं रहना चाहिए मतदाता के मन में। मैं अपने विधानसभा के दूरस्थ गांव में गया था अभी इलेक्शन के समय में, लास्ट विलेज, और वहां लोगों से ऐसी बात कर रहे थे कि मदद मांगने आए हैं, वोट देना है, कि हो बाबा हमन तो देवो, लेकिन वो ईवीएम ला देखा। वो गांव में जो आखिरी गांव है वहां के लोग ये कह रहे हैं, यानी उनके मन में डाउट हो गया, हम लोग तो आपको वोट देंगे, आपके पार्टी को वोट देंगे, लेकिन ईवीएम क्या करेगा? तो चुनाव की प्रक्रिया में ये अत्यधिक आवश्यक होता है कि लोगों का विश्वास उस प्रक्रिया में बने। सही आदमी सोच रहा है कि गलत आदमी सोच रहा है, लेकिन वहां तक अगर ये बात पहुंची हुई है तो बाकी लोगों के मन में तो कहीं ना कहीं कोई डाउट होगा। इसलिए इसको दूर करना मेरे ख्याल से आवश्यक है। राइट, और इसी टसल के बीच नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है, विच इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन, राइट? तो व्हाट इज योर कमेंट इन इट? बिकॉज ये इतनी सारी टसल ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे वोटर्स आर नॉट सेटिस्फाई, और फिर वहीं पे वन नेशन वन इलेक्शन वाली कॉन्सेप्ट को वो ला रहे हैं। इसमें 2-3 चीज हैं। जब देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था चालू हुई 1952 में, मेरे ख्याल से पहले चुनाव हुए, तो सभी राज्यों में और देश के पार्लियामेंट के लिए एक ही साथ चुनाव हुए। ये सिलसिला टूटा क्यों? क्योंकि बीच में कोई गवर्नमेंट गिर गई। 5 साल के लिए आपने सबको चुना, और ये कहते हैं कि करीब 1962 तक ऐसा चलता रहा, शायद बीच में एक अपवाद आया होगा, फिर ये खिचड़ी होने लग गई कि बीच में सरकारें गिरने लग गई, आया राम गया राम चालू हो गया, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। तो जब सरकारें गिरने लगी और आपने दोबारा चुनाव किया तो क्रम टूट गया। तो किसी का इंटेंशन नहीं है कि एक साथ चुनाव ना हो। अब आप कह रहे हैं कि हम एक कानून ले आएंगे, बहुत सिंपल सा है कि आप 5 साल के लिए सरकार को चुनिए, और अगर सरकार बीच में गिर जाती है, जैसा नगरीय निकायों में होता है या पंचायती राज में होता है, 5 साल के लिए आप सदस्यों को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, अध्यक्षों को चुनते हैं। अगर बीच में कोई हार गया या हटा दिया गया तो बैलेंस पीरियड के लिए गवर्नमेंट चलती है। तो आप पंचायती राज में, नगरीय निकाय में चला रहे हैं, तो वो कानून इसमें लागू कर दीजिए। तो मोदी जी ने उसको मान लिया। पहले तो इधर उधर की बात हो रही थी, यानी जो भी सोचने वाले हैं उनने मान लिया, कहा कि हम ये संशोधन लाएंगे, ठीक है, कि 5 साल के लिए ही चुनाव होंगे। अब इसमें जो बात आ रही है कि आपने मुझे चुन दिया, मेरी पार्टी को चुन दिया, उस पार्टी की सरकार बनी, और वो नाकाबिल साबित हुई 5 साल चलने के लिए। मतदाता ने तो 5 साल के लिए चुना।
अब 2 साल बाद वो सरकार गिर गई, अपना बहुमत उसने खो दिया। अब सरकार नया जोड़ तोड़ चालू होगा, या तो री इलेक्शन होगा, 5 साल का क्रम टूटेगा क्योंकि 5 साल के लिए सरकार को चुनना है, या बैलेंस पीरियड के लिए आप चुनोगे 3 साल के लिए। 2 साल बीत गए, वो गिर गई सरकार। तो जो नई सरकार आएगी उसको ये डिसएडवांटेज क्यों होना चाहिए कि पहले जो चुना गया, जो नाकाबिल साबित हुआ, उसको आपने 5 साल दिए, अब जो चुन के आएगा उसको आप 3 साल दोगे। इसी को ब्रेकअप आप ला दो कि 4 साल तक एक सरकार चुनी, चली, फिर गिर गई, तो अगली जो सरकार आएगी वो सिर्फ 1 साल के लिए क्यों? तो जो विकल्प है, जो तर्क और वितर्क आ रहे हैं, वो इस बात के हैं कि एक साथ चुनाव कराना किसी को आपत्ति नहीं। यानी क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है कि जो बीच में सरकार गिरेगी, अगली सरकार को पहली सरकार की नाकाबिलियत के चलते कम समय क्यों मिलना चाहिए, जब संविधान कहता है कि हम 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे। सरकार को काम करने के लिए 5 साल देता है। मेरे को आपने 5 साल दिया, मैं नाकाबिल साबित हुआ, तो जो दूसरा ज्यादा काबिल हो सकता है उसको आप कम समय क्यों दे रहे हो? ऐसे ही 5 साल में आप कितना कर सकते हो काम। सो ये उसका दूसरा है। और तीसरा जो बात आता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब क्या? पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकल बॉडीज यानी नगरीय निकाय, पंचायती राज, पानी पंचायत, कोऑपरेटिव सेक्टर, न जाने कितनी और संस्थाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट चुनाव कराती, क्या सब एक साथ होंगे? प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। तो जो लॉजिक लाया जा रहा है कि समय इसमें लग जाता है, बीच में गवर्नमेंट मशीनरी लग जाती है, आचार संहिता लग जाता है, तो क्या पॉसिबल है कि पूरे देश के सारी संस्थाओं का प्रजातांत्रिक तरीके से जिनको चुनना है फिक्स टर्म के लिए, उनका चुनाव एक साथ कराया जा सकता है क्या? नहीं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हो नहीं रहा। आपने पार्लियामेंट और विधानसभा को कर दिया, फिर पंचायत को अलग करोगे, लोकल बॉडीज को अलग करोगे, या पंचायत और लोकल बॉडीज को कर दिया, फिर कोऑपरेटिव्स का क्या होगा? और ना जाने कितने कोऑपरेटिव्स हैं। तो ये लोगों का कहना है कि इस पे पहले सोचो, फिर ये 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा सा है, वर्क कर लिया जाए, हर चीज क्लियर हो जाए, सब क्लियर होना चाहिए कि इसका असर क्या होगा और क्या हो सकता है। क्या एक देश में एक ही बार चुनाव हो सकता है क्या? हो सकता है तो बहुत अच्छा है। यानी एक ही दिन सारे लोग जाएंगे और कोऑपरेटिव से लेके पार्लियामेंट तक चुनाव करेंगे। इज इट पॉसिबल? सो सर, आजकल देखने को मिलता है कि इवन डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शंस में यूएस में इलॉन मस्क प्लेड अ वेरी की रोल। वैसे ही आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत बहुत हद तक अब एक बिजनेस की तरह बनते जा रही है, जहाँ पे पहले लोग समाज सेवा के तौर पे यहाँ पे आते थे, तो अब जो लीडर्स अब आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस अब आ रहे हैं, इज दैट आपको लगता है कि वो कहीं से भी बिजनेस की तरह भी होते जा रहा है? बिकॉज संसद में भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम गूंजता है डेली। आई डोंट नो बिजनेस की बात, लेकिन बात इसकी आती है कि राजतंत्र पे प्रभाव किसका किस हद तक पड़ जाता है। राजतंत्र पे प्रभाव किस चीज का पड़ना चाहिए? सद्विचारों का। कोई भी तंत्र हो, उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का होना चाहिए? अच्छी सोच का। अच्छी सोच के लोगों के लिए आप काम करो, ये प्रभाव होना चाहिए। बीच में आने लगा कि सरकारों के माध्यम से, जैसे जैसे हाल के समय में अगर देखें, पुराना इतिहास छोड़ दें, लंबा हो जाएगा, तो लोगों ने देखा कि अपने फायदे के लिए लोग करने लगे कि मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैंने कुछ सेटिंग कर ली, कुछ जुगाड़ कर लिया, कुछ काम ले लिए, कुछ ठेके ले लिए, या किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाई कर लिए, तो अपने लाभ के लिए हो गया। ये एक तंत्र में जिस बात को आपने कहा सेवा वाली बात, तो प्योर लोगों के लिए काम करने की भावना से ये बात जुड़ गई कि नहीं, अपने लिए लोग सोचने लग गए। इसमें यहां तक बात आने लग गई कि राजनीति में कौन जाता है जिसको कोई काम नहीं मिलता। मैं इससे सहमत तो नहीं हूं इस विचार से, लेकिन लोग ये भी कहने लग गए थे कि राजनीति में कौन जाता है जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है, वो राजनीति में जाता है। फिर इसके साथ जैसे इंटरेस्ट व्यक्ति का जुड़ने लग गया, तो समूहों का इंटरेस्ट कि गवर्नमेंट को हम बनाने में सहयोग करें, मदद करें, जिस तरीके से भी करें। कई तरीके होते हैं, वो बोलना शायद ठीक ना हो, तो हम मदद अगर करेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए हम फिर जो गवर्नमेंट आएगी उससे ऐसी नीतियां बना सकते हैं कि हमको लाभ मिले।
तो बिजनेस इंटरेस्ट भी इसमें धीरे धीरे सिस्टम में उसको प्रभावित करने लग गए। इसमें कोई एक आदमी दो आदमी की बात नहीं है। एक आदमी दो आदमी हमारी पार्टी की तरफ से A1 A2 ये नाम लिया जाता है, बाकी नाम लिया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि लोग ये देख रहे हैं अब, और इसको कोई नकार नहीं सकता कि इंटरेस्ट अपना जिनका है वेस्टेड अपने हित के लिए, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बनाने में हम अगर मदद करेंगे तो कल के दिन हम उससे लाभ लेंगे, चाहे हमको ठेका लेना हो, चाहे अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, चाहे अपने बिजनेस में जो सामान बनाते हैं हम गुड्स उसको बेचने का हो, हमारे सामान को खरीद लो, या ऐसी नीति बनाओ कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो ये कंट्रोल करने की इसको निश्चित रूप से आवश्यक। आपको लगता है कि इसके लिए कोई पॉलिसी आना चाहिए कि किस हद तक क्या होगा, कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? बिकॉज एक डिबेटेबल टॉपिक पॉलिसी की जहां तक बात है, जिसको मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड कहते हैं, अभी बात आने लग गई है कि ओलिगार्कीज, रशिया में बात आती है कि वो एक अलग सिस्टम है, नाम के लिए चुनाव तो होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड सिस्टम है डेमोक्रेसी का वहाँ, या वोटिंग का कंट्रोल्ड सिस्टम है, और 2-4-5 घराने हैं जिनके माध्यम से मैक्सिमम वहाँ जो बिजनेस हो रहा है वो कंट्रोल्ड है, और वो जो चुन के आ रहे हैं उनको बैक कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए। तो ये जो टेंडेंसी है कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारी चीज चली जाए, ये नहीं होना चाहिए। जो यहाँ का भी विवाद है, अभी देश में भी जो नाम आते हैं A1 A2 इत्यादि जो नाम आते हैं, और आंकड़े आते हैं कि देश का करीब 65% धन 5% लोगों के पास है, और देश का 5% धन देश का 50% लोगों के पास 5% भी देश का धन नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इसके बीच में ये जो अंतर है, इनइक्वालिटी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई बिजनेस ना करे, चाहे A1 A2 हो, कि इनको बिजनेस ही नहीं करना है, इनको देश निकाला करना है, ये किसी की ना तो सोच है ना हो सकती है। लेकिन सब चीज A1 A2 करें, या ये 22 लोग देश का 63% धन का संचय अपने पास करके रखें, कंट्रोल करके रखें, तो गवर्नमेंट्स को तो प्रभावित कर ही देंगे, नीतियों को तो प्रभावित कर ही देंगे। इससे बचने की आवश्यकता है, खुलापन होना चाहिए किन्हीं कारणों से, और खास करके गवर्नमेंट की नीति से तो किसी का बिजनेस बढ़ना चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, इसमें तो कोई दो बात नहीं होनी चाहिए। सो आप राहुल गांधी जी को अपने लीडर की तरह देखते हैं? हैं? वो तो है। Do you think he can be the next prime minister? He'll make a good prime minister. And do you think कि उनकी जो इमेज है वो because of bad media narrative है, जो भी एक इमेज उनकी बनी है, बिकॉज अभी जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, इट इज ऑल क्रॉस बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज उनकी आ रही है, और जो उनकी पहले इमेज थी, आपको लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ बैड मीडिया नैरेटिव, और उनकी जो इमेज है, जो वो उनकी असली पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर है, विजन है उनका देश को लेके, वो सामने नहीं आ पा रहा है? 100%। देखिए, एक कोई सर्व गुण संपन्न नहीं है, कोई भी मानव सर्व गुण संपन्न नहीं है। अगर मैं राहुल जी को लीडर मानता हूं तो ऐसा लीडर नहीं मानता हूं कि उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। हम लोग जिस सभ्यता से जुड़े हैं, देवी देवताओं की सभ्यता से जुड़े हैं, तो देवी देवताओं में भी हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं कोई मीन मेक निकाला जा सकता है। तो कोई आदमी कहे कि नहीं कहीं कोई कमी नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन उनमें जो मैंने देखा, अच्छे करने की नीयत मैंने उनमें देखी। तो बहुत ज्यादा तो समय उनके साथ गुजारा नहीं, लेकिन जब भी मौका लगता है कि वो जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर का है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी मंशा है एक अंदर से जो लगता है कि स्ट्रॉन्ग उनमें एक ये इनिशिएटिव है कि वो चाहते हैं कि सुधार हो। सेम देश के लिए वो चाहते हैं कि सुधार लाए। हर आदमी में मैंने पहले ही बताया कि लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस मेरे लीडर भी हैं तो उनको भी लागू होता है, लेकिन उन लिमिटेशंस में उनकी एक बात जो मेरे को दिखी वो ये है बेटर करने की। अब रही बात उनके इमेज की, तो आप 15 साल पहले चले जाइए, राहुल जी एकदम इमर्ज कर रहे थे एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ द कंट्री। लोगों के पास जाना, यूथ के पास जाना, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा था।
फिर एंटी राहुल चालू हुआ, पप्पू उनको कहना, फलाना कहना, नीचे दिखाना, ये ऐसा है वैसा है, ये तो कुछ नहीं जानते, तो सिर्फ माँ के बेटे हैं, एक परिवार के बेटे हैं, इनमें कोई काबिलियत नहीं है, वो रंग चढ़ गया। एक वो नेपो किड वाली इमेज बनाने की कोशिश, उनने सफलता भी उसमें हासिल की, और उसमें फिर हम लोगों ने देखा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली तो एक फिर नया इमेज राहुल जी का उभर के आया कि ये वो इनकंसिस्टेंट सा आदमी नहीं है कि आज यहाँ दिखा कल चला गया। कहाँ राहुल जी विदेश चले गए, कहाँ हुआ वो तो ऐसा चले गए, आज हैं कल नहीं है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। तो मीडिया इतना रीच उसकी हो गई है और सोशल मीडिया की रीच इतनी गहरी हो गई है कि एक बात का बहुत असर पड़ने लगा, पहले नहीं होता था। हम लोग 50 साल का अनुभव राजनीति में रख रहे हैं, 70 साल से उम्र ज्यादा हो गई, पहले का समय भी हम लोगों ने देखा है, ये बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बातें होती थी लेकिन पहुंचती नहीं थी लोगों तक। अब छोटी से छोटी बात लोगों तक पहुंच रही। तो उन परिस्थितियों में अभी जो अंतर दिख रहा है, डेफिनेटली उनका ग्राफ असेंडेंट है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक सही फैसला हुआ और उनने उसको स्वीकार किया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में। जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे हैं तो पॉजिटिवली परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। गलतियां होंगी, कमियां रहेंगी, क्या कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो गलती ना, तो उसके चलते काम थोड़ा ना रोकना है, आप करते चलिए, क्यों, आपकी मंशा अच्छी है। मुझमें राहुल जी में जो दिखता है, मुझे एक अच्छी मंशा का व्यक्ति दिखता है। मैं इसीलिए पार्टी की बात अपने जगह है, एज एन इंडिविजुअल भी मैं इसलिए उनको बैक करता हूँ। सर, आपका विजन क्या है छत्तीसगढ़ को लेके? आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसा हो? बेहतर हो, शांत हो, आपसी प्रेम हो, लोगों के रहन सहन के स्तर में अंतर कम हो। अमीर बहुत अमीर बन रहे हैं, आज लोग बता रहे हैं कि बिलियनेयर्स की जो गिनती हो रही है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स भारत में है। राइट। और कुछ समय पहले तक देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे। हमारा कंपटीशन झारखंड से था, 39.82%, 39.7%, ये हमारा रिजर्व बैंक के आंकड़े उस समय के थे। ये पोजीशन बनी हुई थी। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये कम होना चाहिए। अमन चैन की स्थिति, मतलब एक तरफ नक्सलवाद है, एक तरफ सामाजिक ताने मारने को अगर लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो ये सारी स्थितियां नॉर्मल होनी चाहिए। आदमी को पहचानना चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, इसमें जितना कम मेरे लिए मेरा छत्तीसगढ़ बढ़ सके, वो मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ के लिए। वहां से फिर आगे बढ़िए। ये जब तक रहेगा आगे भी उतना कम बढ़ पाइएगा। फिर बहुत जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, रियलिस्टिकली उसको देखिए। क्या कभी बात आती है तो सारी सड़कें सोने की बना देंगे क्या? दुनिया में उतना सोना नहीं होगा, सोने की सड़क किसको चाहिए? उसमें गाड़ी तो अच्छे से चलेगी नहीं मेरे ख्याल से। उसके लिए तो फिर हीरे की गाड़ी लानी पड़ेगी। स्लिप भी बहुत होगी, वो चलने वाली नहीं है। तो एक कहने की बात कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, इनको किस हद तक आप डेवलप कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनको किस हद तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आईटी का सेक्टर है, सोशल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, और व्यापक आईटी के बाहर भी चले जाइए, सोशल सेक्टर को हम कितना डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को हम कितना डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर हम छत्तीसगढ़ के, अगर आपने क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात कही, छत्तीसगढ़ के लोगों को हम कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। एम्प्लॉयमेंट यानी गोल क्या है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है, शांति रहे, जिसके आधार पर प्रगति हो, और प्रगति का जो बंटवारा है वो असंतुलित ना हो। मेरे पास 1000 करोड़ आए और दूसरे के घर में 1000 रुपए जाए, ये नहीं होना चाहिए। इस अंतर को, मेरी अगर स्थिति है 1000 करोड़ साल में कमाने की, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 1000 वाला भी 10,000 या 1 लाख या 10 लाख तक पहुंचे। तो गोल ये होना चाहिए। सब उंगलियां बराबर नहीं है, सब 10 करोड़ 1000 करोड़ वाले कभी नहीं बन सकते। दिस इज
अगर आप भगवान को ही मान रहे हैं तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। हर आदमी कोहली नहीं बनेगा, हर आदमी गावस्कर नहीं बनेगा, हर आदमी लिली नहीं बनेगा, हर आदमी कपिल देव नहीं बनेगा। दैट डजंट मैटर। लेकिन अंतर जो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी एकदम हजारों करोड़ पे जा रहा है, दूसरा आदमी खाने के लिए मोहताज है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑल्सो ऑफ ग्रोथ। यहां से उठाइए और बाकी सिस्टम से और जो बढ़ोतरी हो वो करिए। आपको मतलब आपने जो हेल्थ है, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक आपने जो बोला ये कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, बट देयर इज थिंग जो अभी चल रहा है, दैट इज महादेव बुक, राइट? लोग ऐसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं यू नो टू रीच सर्टेन लेवल, टू गेट दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसा आपने बोला। क्या ये ऐसे रास्ते हमारे यूथ को लेना चाहिए? बिकॉज ऐसी चीजें जो पूरे देश में चल रही है वो एक छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर से आती है। नासमझी का है। देखिए, जीएसटी विभाग भी मेरे पास था बीते 5 साल में जब सरकार में थे, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में थी। उसमें ये मुद्दा आया कि ये जो नया उपचार अभी हो रहा है गेमिंग का, तो गेमिंग को टैक्स फ्री किया जाए। यानी एक लॉबिंग चल रही थी। मीटिंग के पहले मेरे पास भी लोग आए, पार्टी से जुड़े हुए लोगों के भी फोन आए कि इनकी बात सुन लीजिए, यानी इनके लिए एक तरह से लॉबी करिए मीटिंग में कि हमको इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। इवेंचुअली मीटिंग में जाके मैंने उनसे मिला, मैं कई लोग आए थे, उन डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये होगा, वो होगा, कई चीजें बताई। तो मैंने मीटिंग में कहा कि देखिए, गेमिंग का उदाहरण हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, द्रौपदी जी को तक दांव में लगा दिया था। तो जब गेमिंग की बात करें या किसी चीज की बात करें, तो उसमें एक सोच में संतुलन भी होना चाहिए कि किस हद तक ये बात हमको ले जाएगी। उस मीटिंग में जाने के पहले मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के एक गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के कोई ऑफिसर थे, 1 करोड़ से ज्यादा उनका डूब गया गेमिंग में। आपने महादेव ऐप या महादेव बुक या क्या है उसका नाम लिया, ऐसे ना जाने कितने हैं। कुछ पेरेंट्स ने मेरे को फोन करके बताया कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या हो गया? क्या कि आजकल बच्चे, वो हम लोग कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड है कि जाओ कुछ खरीद लो, कुछ दिन बाद पता चलता है वो क्रेडिट कार्ड में तो ये गेमिंग में इतना पैसा हार गया बच्चा या बच्ची। रोज करीब यानी रोज तो नहीं पर करीब रोज समझिए कि लोगों से खबर आती है कि हमने इतना पैसा फलाने जगह लगा दिया, वो डूब गया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने इतने दिन में पैसा आपका 1.5 दुगना हो जाएगा। हम लोग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात बता रहा हूं, उनने मुझे नहीं बताया, उनकी खबर मेरे पास आई कि इतना पैसा उनका 3-4 करोड़ रुपया इसमें डूबा। किस चीज में? ऐसे 1 का 1.5, 4 महीने में 1 का 1.5। शुरू में आपको पैसे आते हैं, आप उसमें जाल में फंस जाते हो। तो ये हम अगर नहीं सोच सकते और हम भागने लगे ऐसी चीज के लिए, तो जिम्मेदार हम हैं। हम इतना नहीं सोच सकते क्या कि ऐसा हो सकता है, क्या कभी हुआ है कि किसी का पैसा इतना बढ़ जाए? और फिर उस लोभी कहना चाहिए या हल्का करना है तो गलतफहमी कहना चाहिए कि गलतफहमी में आप फंस जा रहे हो। कितने फोन आते हैं, मेरे को फोन आए कि कहां से, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं और ये इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। मेरे को फोन आए, 1 ही 2 आए पिछले 5-7 साल में, लेकिन लोग इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी बेटी ब्रदर की लड़की विदेश गई थी, वो पता चला, फोन आया, वो सबके पास मैसेज चले गए, मेरा पैसा कुछ कम हो गया है, मेरे को 10,000 भेज दो। और वो 10,000 लोगों के पास मैसेज चला गया। परसों मेरे पास एक और फोन आया मेरे कजन का कि वो दादा वो देखिएगा वो ऐसा हो रहा है, उस फोन पे ऐसे मैसेज आ रहा है। ये दुनिया में हो रहा है। अगर हम आंख खोल के उसको देख नहीं सकते तो हमारा पैसा डूबना चाहिए। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। मुझे ना ये स्टोरी सुनने के बाद वो हेरा फेरी मूवी के ना अक्षय कुमार जी की याद आ गई और राजपाल जी की, जहाँ पे वो पैसा डबल करवाने आते हैं और ऐसे करके ही इज वेटिंग कि वो पैसा डबल कब होगा। आई थिंक सर, व्हाट इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? कैसे डिसीजन कैसे लेते हो आप कि क्या करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक आपने जो अभी एग्जांपल दिया,
लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आई गेस दैट्स व्हाई वो ऐसे फैसले ले रहे हैं कि 3-4 करोड़ इतने समय में डबल हो जाएगा। गेट द व्हाट इज इनपुट्स। योर आइडिया ऑफ दैट? माय आइडिया इज जो इनपुट्स आप ले सकते हो एंड टेक अ कॉल ऑन दैट। राइट। मेरे को पैसा लगाना है, मैं तो शेयर तक में नहीं लगाता। आई एम अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव कि मैं तो शेयर में भी पैसा नहीं लगाता। मेरे लड़के लगाते हैं, उसमें लगाते हैं, शेयर में तो नहीं, बट म्यूचुअल फंड और ये सब में कि नहीं, उसमें ग्रोथ है और मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं तो उसमें भी नहीं लगाता पैसे। सो दैट्स प्रॉब्ली गोइंग अ लिटिल मोर टू वन साइड। बट डिसीजन आपको लेना है तो जो इनपुट्स आपको हैं, अवेलेबल हैं, उसके ऊपर कॉल लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या आपके पास इनपुट्स हैं कि किसी के पैसे इतने बन रहे हैं? ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम चुटकी बजाएंगे और आपका इलाज कर देंगे। तो अगर आप इतने भोले हो या इस बात में आ जाते हो तो ठोकर लगनी ही लगनी है। उतना सजग तो आपको होना पड़ेगा कि ऐसे बहुत लोग दुनिया में घूम रहे हैं जो हर चीज के लिए कहते हैं कि हमने ये दवाई दी तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कॉल तो आपको लेना पड़ेगा ना। सोचना तो आपको है, नुकसान आपको होना है। And I don't think it is difficult. Indeed, it's not difficult. It is not difficult. I think आपने बहुत सारे राइट डिसीजन लिए हैं। I don't know, कुछ रॉन्ग भी लिए होंगे। Starting with that wrong decision, आपको बुरा फील होता है? Do you feel bad कि लोग वो 2.5 साल वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? What happened in that room that day with Rahul Gandhi sir? उस चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड rather than कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे जब कोविड चल रहा था। ठीक है, मेरे को लगता है कि एक ये रहता है कि आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, आपसे सहानुभूति रखते हैं या शुभचिंतक आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो चाहेंगे कि आपके लिए अच्छा हो। तो अगर ये बात मीडिया में चल रही है कि 2.5 साल की बात थी तो बाबा का टाइम आ गया, बाबा को मिल जाता तो अच्छा होता, बाबा अच्छा करते, क्या करते तो उस समय पता चलता। कितनी गाली उसके बाद पड़ती या कितना लोग कहते चलो ठीक से चला लिया, वो तो बाद में पता चलता। लेकिन तब तक रहता है, लोगों के मन में एक बात रहती है, तो नहीं हुआ। तो आप एक सिस्टम के हिस्सा हो, उस सिस्टम से ही आप बनते या नहीं बनते, अगर ऐसी कोई बात थी तो जिनको निर्णय लेना था उनने वो निर्णय नहीं लिया कि आपको वो मौका मिलता तो मैं खुश होता, कोशिश करता कि कुछ सुधार करूं। राइट। सो लेट्स एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इफ आप मुख्यमंत्री बन जाते तो व्हाट वुड हैव दैट 3 थिंग्स कि आप तुरंत उस पर वर्क करते कि यार ये 3 चीज आपके माइंड पे है, आप उस पोस्ट पे हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो ये आपका विजन है और ये चीजें तो होनी चाहिए, भले उनका रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म बाद हमें देखने को मिलता। बिकॉज ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं कि लिए अभी जाते हैं पर उनका जो रिजल्ट्स होता है वो थोड़े टाइम बाद आता है। 3 तो बहुत कम है। अगर कोई मुख्यमंत्री केवल 3 करेगा तो वो नाकाबिल होगा। He has to do very much more. मेरा पहला प्रयास ये रहता है कि करप्शन को कम करना। मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं करप्शन खत्म कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया एक ऐसी चलती है, लेकिन उसको नियंत्रित डेफिनेटली किया जा सकता है, उसको कम डेफिनेटली किया जा सकता है। तो मेरा पहला कदम ये रहता कि करप्शन कम हो। दूसरा, मैं ये प्रयास करता कि इंटरैक्टिव गवर्नमेंट बने, कि लोगों से बातचीत का जो सिलसिला है ये न टूटे। क्या करोगे आप, ये कितना कर पाओगे 2.5 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, ये एक अलग बात है, लेकिन आप संवाद तो कर सकते हो। वो संवाद नहीं टूटना चाहिए। सर ऐसा क्या होता है, बहुत सारी बात, ऐसा क्या होता है कि जब एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उससे मिलना बहुत ज्यादा हार्ड क्यों हो जाता है, और वही जब वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं होता है या फिर एक इतने वैल्यूएबल पोस्ट में नहीं होता है तो व्हाई इट्स इजी टू एक्सेस देम, इतना हार्ड क्यों हो जाता है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो बात है वो तो स्टिल इजी होना चाहिए। मैं अभी आपसे जाके मिल ले रहा हूँ तो सेम पॉइंट जब आप उस इतने बड़े पोजीशन पे, तो मेरे लिए और इजी होना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ब्रॉडली 2 चीज हो सकती है, एक आडंबर और दूसरा एक वास्तविक स्थिति। दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 6 से 8 घंटे तो आप सोते होगे, नहाना धोना खाना खाना, नॉट लेस देन 8 आवर्स 10 आवर्स उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अगर फैमिली के लिए आपको कुछ समय देना है,
अगर देना है, मेरा राजनीतिक जीवन ऐसा रहा कि मेरा फैमिली टाइम रिड्यूस हो जा रहा था नियर जीरो। बहुत बुरी बात है, लेकिन आपको फैमिली टाइम देना है तो 1-2 घंटे, उसके बचे 12 घंटे। अब 12 घंटे में जब आप मान लीजिए गवर्नमेंट में हो, आपने कहा, या गवर्नमेंट के बाहर हो, चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के बाहर, सत्ता में या सत्ता के बाहर, अंतर क्या आता है कि एक आपका काम बढ़ जाता है, फाइलें लिखना, आपने का डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, कॉल लेना है। तो अगर आप चीफ मिनिस्टर हो तो मान लीजिए कि 52 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं अगर मिनिस्टर था तो मैं 5 डिपार्टमेंट से डायरेक्टली डील करता था। तो 5 डिपार्टमेंट की कम से कम 5-7 हजार फाइल, 10,000 फाइल से ज्यादा मैंने डील की होंगी 5 साल में, शायद ज्यादा भी हो, मेरे को अच्छे से फिगर याद नहीं आ रहा, 15,000 फाइल। तो 15,000 फाइल डील करने का टाइम तो लोगों के इंटरेक्शन के टाइम से कटा। जब आप मंत्री नहीं हो तब आप वो काम आपको करना ही नहीं है, तो आपके पास वो टाइम है। आज मैं विधायक नहीं हूं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं, तो मेरे पास सीधे समझिए कि 12 घंटे ऐसे अवेलेबल हो गए जो इंटरेक्शन के लिए फ्री हो गए। वही मैं आज आपके साथ बैठा हूं, कल मेरे को आप मुख्यमंत्री बना दो तो 52 डिपार्टमेंट देखने हैं, और 52 डिपार्टमेंट की उतनी फाइल्स जितनी आती होंगी उनको भी डील करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से भी डील करना है। तो वो फिजिकल टाइम, रियल टाइम आपको उतना देना ही पड़ेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से मिल ना पाओ। जैसे आपको फाइल डील करना है, या आपके पास भी डिपार्टमेंट्स होंगे, मुख्यमंत्री के पास भी डिपार्टमेंट्स रखते हैं मुख्यमंत्री, तो वो डिपार्टमेंट्स को डील करना, ऑफिसर्स से इंटरेक्ट करना, आपको काम कराने हैं तो काम आप तो मुख्यमंत्री बन के नहीं कर लोगे। आप मुख्यमंत्री बनोगे या मंत्री बनोगे तो विभाग के जो अधिकारी हैं या स्टेट के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शंस दोगे आप, वो मीटिंग के लिए। तो ये एक्चुअल टाइम जो एक्चुअल लगता है, ये काउंट नहीं होता, पब्लिक गेज में ये नहीं आता। और इसका नुकसान, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यही एंटी इनकम्बेंसी है। राइट। जो लोगों से पहले के मुताबिक आप टाइम नहीं दे पाते। मैं जब विधायक था तो लोग कहते थे कि हमको बड़ा अच्छा विधायक मिल गया, कि जब हम बुलाते हैं आ जाता है। वो जैसे मैं नेता प्रतिपक्ष बना तो छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा टाइम देना, मंत्री बना तो विभाग के लिए टाइम देना। तो मेरी एक्चुअली पोजीशन वो बनी कि जो लोग पहले कहते थे कि नहीं टीएस बाबा हम जब बोलते हैं तब आ जाते हैं, अब मैं एक्सपोज हो गया, मान लीजिए छत्तीसगढ़ लेवल पे एक्सपोज हो गया। अब आप चाहोगे टाइम तो मेरे को देना चाहिए, कुछ तो टाइम देना चाहिए। तो जो टाइम मैं आपको दे रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं दे रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो पोजीशन बनती है इसको आपको मैनेज करना होगा एज अ जनप्रतिनिधि। ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि लोगों से मिल नहीं रहे। कि एक है जिसको मैं आडंबर कहता हूं कि कई बार अधिकारी ऐसा ताना बाना बुन देते हैं आपके चारों तरफ कि आप घिर जाते हो। ये आपके ऊपर है कि उस चक्रव्यूह को आप तोड़ो। मैं आपको एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों की बात बताता हूं। एक थे, मेरे को यहाँ से साथ में ले गए बिलासपुर, और बस सीएम हाउस से निकलते निकलते कहे कि यार टीएस, मैं नहीं जानता था कि सीएम की इतना पावर होता है। जो मुख्यमंत्री बने तो सीनियर पॉलिटिशियन होंगे, एक लेवल से उठते उठते आएंगे, तो उनका ये एक्सपीरियंस। एक और मुख्यमंत्री की बात मैं आपको बताता हूँ, उससे करीब 10-15 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद वो घर आए, कहे कि बाबा चलो गाड़ी में चलो, गाड़ी चलाओ। गाड़ी में जैसे ही बैठे और हम लोग थोड़ा तो ऐसे मुड़ के देख रहे थे कोई पीछे तो नहीं बैठा, कोई बात तो नहीं सुनेगा। तो आप जब जैसी पोजीशन में जाते हो तो वास्तविक स्थिति जो है वो सामान्य स्थिति से भिन्न होती है। कैसे, वो बहाना नहीं हो सकता। आपको कुछ समय तो इंटरेक्शन के लिए ऐसे अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नाक चढ़ गई ऊपर के मुख्यमंत्री हो गए, उनसे नहीं मिल सकते। You have to take out time. Right. But you will have less time to share. Right. Because of busy schedule. But no time is inexcusable. कि आप मिलो ही ना लोगों से, ये गलत। क्या ये चीज इजी हो जाएगी if हम राइट ऑफिसर्स को राइट पोजीशन पे बैठा दें और राइट कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलॉट कर दें, rather than seeing कि यार ये
इस जाति का ऐसा करना है, उन चीजों को परे करके इफ हम राइट पर्सन को राइट डिपार्टमेंट दे दे तो आई थिंक चीफ मिनिस्टर का काम थोड़ा सा तो कम हो जाएगा. थ्योरेटिकली राइट. लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि देयर इज नो राइट. राइट. There are officers who have come through a process of selection. Okay. Indeed. If we are limited to IAS and IPS officers or some other officers, CGPS they have come through a process of selection. Right. तो उसमें आपने धर्म नहीं देखा है, उसमें आपने presumably एक सिलेक्शन से जाति नहीं देखा है, आपने कुछ नहीं देखा. Now when they come to become an officer, to start acting like an officer in various positions, they all don't have the same capacity. उन्हें एग्जाम तो एक ही पास किया, आईएएस का नाम होगा, आईपीएस का नाम होगा, एक लाइन आपने खींची कि इसके ऊपर जो आया वो इस साल सिलेक्ट हो गया, उससे नीचे जिसको नंबर मिले वो सिलेक्ट नहीं हुआ. तो जो सिलेक्ट हो गए, क्या वो सब वैसे ही फुटबॉल खेलेंगे? वो क्या सब वैसे ही हॉकी खेलेंगे? वो क्या सब वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, चेस खेलेंगे, कैरम खेलेंगे? नॉट पॉसिबल. राइट. तो इन दैट प्रोसेस फिर आपके पास जो लॉट बचता है उसमें से बेस्ट पॉसिबल सूटेबल पर्सन फॉर दैट पोस्ट यू हैव टू ट्राई टू. उसमें फिर फेवरेट्स आ जाते हैं, उसमें फिर पार्टी आ जाता है, ये तो उस पार्टी से जुड़ा रहा, उस मंत्री के हाँ वैसा था, बहुत नजदीक था, हम इसको रखेंगे तो सारी सीक्रेट्स बाहर जाएंगी, पॉलिसीज लीक हो जाएंगी. तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट यू हैव टू डील विद द बेस्ट व्हाट यू हैव कैपेसिटी that is available talent. आप चुने हुए लोग आएंगे, there is no guarantee कि किस कैलिबर का लोग चुन के आएगा. 90 ही तो विधायक हैं. सरकार बनाने के लिए आपको 46 चाहिए. 46 के 46 किस कैलिबर के होंगे? कोई टेस्ट नहीं होता जब आप चुनाव में जाते हो. वहां तो सिर्फ विधायक बनने का चुनाव का टेस्ट होता है. वो भी कई फैक्टर्स होते हैं. उसमें कौन व्यक्ति किस डिपार्टमेंट के काबिल है या लायक है, वो टेस्ट ही नहीं होता कभी. सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही नहीं रहता. जो चुन के आते हैं उनसे बेहतर से बेहतर काम लेना है. उसमें जो टीम लीडर है उनकी चूज करने की कैपेसिटी मैटर करती है. सर, आपकी पूरे पॉलिटिकल करियर में बेस्ट मेमोरीज क्या है? बेस्ट मेमोरी की आप ये इंसिडेंट या फिर वो मोमेंट पूरी लाइफ चेयर करने वाले हो? अलग अलग रहते हैं. एक ही दो होंगे तो फिर जीवन किसी काम का नहीं. बट स्टिल कई रहने चाहिए. डेफिनेटली. अलग अलग स्तर पे मुझे राजकुमार कॉलेज में काम करना बड़ा अच्छा लगा. एक छोटा स्फीयर है, एक छोटी सी संस्था है, इसमें काम करना और इसमें डिलीवर कर पाना कुछ मुझे अच्छा लगा. मैं नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला. वहां पर अंबिकापुर शहर में काम करने का मौका मिला. वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. हम लोग काम कैसे करते थे, क्या करते थे, लोग आज क्या बोलते हैं, उस काम के बारे में अच्छा लगता है सुन के. ये सीसी रोड उस समय बनी तो कहते हैं कि आज लोग आके कहते हैं हम लोग तो खोदना पड़ रहा है, तो बड़ी मुश्किल जा रही है, आज टूटता नहीं अच्छे से. तो क्यूरिंग अच्छे से हुई, काम ठीक से हुआ, संतोष लगता है. यहाँ मिनिस्टर के रूप में आए, काम करने का मौका मिला, तो पंचायत में विभाग में काम करने का मौका मिला. रोड्स इत्यादि जो बने, अच्छा लगा. जीएसटी काउंसिल में भाग लेने का मौका मिला. नेशनल लेवल की बॉडी थी, उसमें विचारों को रखने का मौका मिला. छत्तीसगढ़ के तरफ से भी जनरल पॉलिसी के भी अच्छा लगा. हेल्थ में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ, वो मेरे पर्सनली करीब का एक विषय है और बन गया है, तो उसमें जो कुछ कर पाए उससे सेटिस्फैक्शन हुआ. कुछ बचा है जो आपको अभी भी करना है? बहुत इतना किया होगा. तो इफ बीजेपी आपको अभी क्या बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर का रोल ऑफर करे तो are you going to accept that just because आपको वो वर्क करना है? थोड़ा सा फनी क्वेश्चन भी हो जा रहा है ये. नॉट एज अ मिनिस्टर, बट इफ आई कैन छत्तीसगढ़ के लिए कोई मैं सुझाव दे सकता हूँ तो डेफिनेटली दूंगा. बिकॉज हमेशा बहुत मैंने ट्वीट्स देखे हैं, चर्चाएं देखे हैं कि आप बहुत प्रेस करते हैं कभी भी, और लोग उसे, कोई भी पार्टी के लोग हो, दे टेक कि यार प्रेस क्यों कर रहे हो. आई थिंक जब इफ काम अच्छा हो रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाट अ गुड पॉलिटिशियन शुड डू. वो चीज को इफ गलत हो रही है तो वो गलत को गलत बोल दे, और अच्छी हो रही है तो उस चीज को अच्छी बोल दे. आई थिंक नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिशियन की, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है इसलिए ऐसा बोलो. अगर कोई भी व्यक्ति कुछ चीज कह रहा है, या तो
अपने से बात करो Right. या एक दो लोगों से आप बात करो, तो उस सर्कल की बात है। जब आप ऐसे मंच पे बात कर रहे हो जो सार्वजनिक होगा, तो उस बात की विश्वसनीयता होनी चाहिए। मेरी आलोचना भी जिस बात के लिए होती है, या मेरी गलती हो या मेरी कमी हो, जो भी हो, मुझे नहीं लगता है कि कमी है। मुझे लगता है कि जो चीज आप जैसा बोलो, सही के जितना नजदीक आप रहोगे, तो एक पब्लिक आप प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी जिसको बोलते हैं, एक विश्वसनीयता बनती है, और मैं उसको मेंटेन करता हूं। या तो पब्लिकली बोलो मत, क्या जरूरत है बोलने की? यार दोस्त अपने 5 7 10 तो होते ही हैं, उनके बीच में गपशप करो, उसमें बात रखो, अपनी तर्क वितर्क रखो, आर्ग्यू करो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये नहीं वैसा, होता ही है। पर जब पब्लिक के सामने आप बोल रहे हो, फिर आपको, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी चीज बोलूं जो कल ना, अरे कि बाबा तो कल ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। Right. फिर एक कंसिस्टेंसी और एक स्टैंडर्ड एक ऐसा होना चाहिए कि बात में मैं हर चीज सच्चा बोलता हूँ। आज की दुनिया में शायद संभव नहीं है, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं सच्ची सच्ची चीज बोलूं, लेकिन जो बोलूं तो उसमें ऐसी बात रहनी चाहिए जिस पे मैं कायम रह सकूं। थिंक अभी थोड़ा बहुत तो आपको फ्री टाइम मिलता होगा, राइट? तो फ्री टाइम पे क्या करना पसंद है आपको? लाइक मूवीज देखते हो या लाइक यू रीड बुक्स? आजकल तो YouTube पकड़ लिया है, राइट. और उसमें आप चलाओ तो जो आप ज्यादा देखते हो वही आते भी हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें। बैडमिंटन खेलने का मन है, अभी आपके पास से जाऊंगा, लेट हो गया हूं, लेकिन जाऊंगा, आधा घंटा बैडमिंटन खेलूंगा यहाँ। वो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। इंटरेक्शंस इतने ज्यादा हो जाते हैं, सब दिन में इंटरेक्शंस इतने करने पड़ते हैं कि रीडिंग के लिए जो मेरी एक पसंद है वो नहीं कर पाता। ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, नई चीजें, जगह देखना पसंद है, टाइम नहीं निकल पाता। कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहो यंगस्टर्स को कि यार ये तो पढ़ो? जिन किताबों ने मुझे काफी प्रभावित किया, विवेकानंद जी. उनके जो कहे हुए बातों के लेख हैं, वो मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। रामकृष्ण जी भी पढ़ लीजिए अगर, तो पर विवेकानंद जी जरूर पढ़ना चाहिए। जद्दू कृष्णमूर्ति में इंडियन ऑथर जो मैंने पढ़े, जो जिनने मेरे को प्रभावित किया, जद्दू कृष्णमूर्ति जरूर पढ़ना चाहिए। और राधा कृष्णन जी, इनको पढ़ना चाहिए। ये आज भी सहमे किए हो सकते हैं। शायद नेहरू जी, गांधी जी की भी बातों को पढ़ना चाहिए। दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए जो दूसरे दल के कुछ थिंकर्स हैं, तो उसमें पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैंने आज तक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, सुनी सुनी बातें हैं। जब पढ़ते हो आप तो एकदम दूसरी चीज बात सामने आती है। Okay. तो वो भी पढ़ना चाहिए। वेस्टर्न ऑथर्स हैं इसमें, बर्ट्रैंड रसल रहे हैं, नीत्शे रहे हैं, आयन रैंड रही हैं, टॉल्स्टॉय, कई ऑथर्स हैं जिनकी ऐसी किताबें हैं जिनने प्रभावित किया। लाइट फिलॉसफी मुझे ऐसी अच्छी लगती है। ऐसे तो एनिट ब्राइटन भी पढ़ा है, लुई लमोर भी पढ़ा है, सडन वगैरह सब पढ़ा है, पेरी मेसन पढ़ा है, शायद ही उनकी कोई किताब होगी, अगाथा क्रिस्टी बची होगी। तो ये लाइट रीडिंग में, बट मेरी रुचि लाइट फिलॉसफी। व्हाट अबाउट चेतन भगत's बुक लव स्टोरीज, वो आपको फैसिनेट करती हैं? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसे बहुत सारी किताबें रही, फिर टाइम निकल गया। चेतन इन लोग की किताबें, बीच में लाइट फिक्शन के और भी कई ऑथर्स आए, कई ऑथर्स, लेकिन पढ़ना चाहिए। राइट. मानने के पहले सुनिए, मानिए मत जब तक कि आप संतुष्ट मत हो जाएं। वैसे ही कि किसी के यहाँ पैसा लगाने की बात सुन रहे हैं, सुन लीजिए, पर लगाइए नहीं जब तक कि आपने सर एमए की है हिस्ट्री से, इफ आपको मौका मिले किसी हिस्ट्री में किसी के साथ डिनर करने का या लंच करने का, वो कौन होंगे और क्यों? समवन फ्रॉम द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिगर। या दैट इज टफ वन। शायद इंडियन कंटेक्स्ट में, या एंशिएंट हिस्ट्री। इट कैन बी हिटलर आल्सो। आई वोंट वांट टू मीट हिटलर। कि भाई क्यों?
I think that would be a waste of time. I mean, maybe I'm taking a wrong call, but I've taken a call ki No. he is not on my plate. Maybe Ashoka, Right. Vikramaditya, Right. Akbar, and amongst the later politicians, maybe Nehru, Atal Bihari, Vajpayee. जी. Recent में maybe. Right. Yeah. I think. Is there any common reason कि ये reason होगा? I think इनके बारे में अशोक का बहुत बातें थी कि he was Brave. I forgot to mention Buddha, Gautam Buddha, because he was a real time figure. Yeah. I would definitely want to have met him. कुछ गौतम बुद्ध कि ये गए, युद्ध किया और इतना मारा मारी किया, उसके बाद एकदम परिवर्तित हो गए, तो था क्या? What was it? ये मुस्लिम्स और इसको लेके इतना रेटोरिक आजकल बना हुआ है, और ये आए तो फलाना किया, वो किया, तो अकबर की सच्चाई क्या थी? एक देश में शासक के रूप में दीन इलाही वाली कोई बात थी, या ये सब हवा हवाई है, एक स्टोरी बना दी, अपने राजा को अच्छे रूप में दिखाने के लिए पोर्ट्रे करने की कहानी है, या वाकई में ऐसी कोई सोच थी कि हमको एक सबको लेके चलना है? नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू डिस्कवर इंडिया, नेहरू जी ने लिखा वो, सो दैट इज व्हाई मैंने नेहरू जी कहा, वरना ही इज वेरी क्लोज, उनकी तो कुछ चीजें देखी, समझी भी, अच्छी भी, कमजोर भी। गांधी जी का इतना सुना, इंटरनेशनल स्टेज पे एक ये है कि क्या रहती वास्तविकता, विवेकानंद जी को देखते, क्या थी वास्तविकता? I think so. I have something for you, some pictures, some videos, and I want you to see and react. First picture will be this. Nice. Do you have? We had come out of school, Right. and can we? Like, You wanted some comment? That is my younger brother okay. sitting here. That is the sister elder to him. Okay. On the right is my eldest sister. She is no more. Next to her is my younger sister. Okay. She is married in Himachal. She's a 6-time MLA, Okay. a minister also there. Lost thrice. That's my uncle, father's brother. Okay. And of course, extreme right or left, whichever way you see it, that's me. This is mommy and daddy. The tall kid. This, please, second picture. ये one of the most viral pictures है भारत जोड़ो यात्रा के टाइम की छत्तीसगढ़ में. This is when Rahul ji was reaching Srinagar. This is just before that. Right. My jeans were a bit loose. I was hanging on to my jeans with one hand. And I was able to meet. And what? So ये reason था आप smile कर रहे थे कि वो I आपको was कुछ बोल रहे smiling थे. because I was with Rahul ji. हाँ. I think he's also smiling. He told me कि have you seen Pulwama? Okay. We just crossed it and come. I said कि नहीं sir. Then when I left him, it was just we walked together for 2, 3, 4 minutes. Give others a chance. I went out. We went straight to Pulwama. Okay. So where that attack took place, I went there, sat in the shops, talked to them, bought a couple of things from the shopkeepers. They told me how that incident happened. There's a turn in that national highway, and this happened, that happened. So ये वो. this is that, and Happy Pulwama. youth. He just asked, ki, have you seen Pulwama? We're just coming from Right. there. That's it. He didn't tell me to go there. But आप But since he asked, I thought कि the one smiling, this is the three faces. ढाई वाला कि क्या हो रहा है आप लोगों के बीच में, बनती नहीं है. This is Ambikapur. Bhupesh had come there. Mohan Markam ji is there. So the media is asking आप लोग की खटपट चल रही है, खूब गड़बड़ हो रहा है. So I took the initiative to say नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है. थोड़ा अंदर रहता है, कुछ गड़बड़ होती है. तो गड़बड़ थी क्या अंदर? Things are not as good as they should have been. But yeah, but still, I think you both. I think
ये तो This is the skydive. द मोस्ट वायरल वीडियो ऑफ द कंट्री. मैं छत्तीसगढ़ की तो बात करूंगा ही नहीं. ये आप ऑस्ट्रेलिया गए थे आई गेस, राइट? Australia. This is in Australia. Then we did. F5. I did skydiving in New Zealand after this. We went to New Zealand. I didn't put that because this went so viral. I said nahi. Then बस सब या आई गेस हो उस गया. टाइम की मीडिया में सबने कवर किया था. आई गेस हर न्यूज़ चैनल में था कि I didn't realize. Actually, I wouldn't have put it on video. I didn't realize it will circulate so much. I just thought कि I'll share with some of my near and dear ones की an experience I wanted to have. सालों से मेरे मन में था कि ये करूंगा. तो वहाँ गए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ही गए थे. हम लोग क्या वहाँ के स्थिति है, उनकी सिस्टम कैसी है, उसको देखने समझने गए थे. उसी बीच में जो फ्री टाइम रहता था तो साहब लोग ने पूछा कि क्या करना चाहेंगे, ये करेंगे. मैं कहा फिर सब गए, सब ने किया. फोटो मेरे ही आए. सब आप पूरे वायरल हो गए It पूरे was, देश भर में. How was the experience? इसमें ग्रेट. द फ्री फॉल इज ग्रेट. आप देखेंगे कि इसमें पीछे साथ में है इट्स अ टैग जंप. सो ही आस्क्ड मी हाउ यू फीलिंग. आई सेड फ्रीडम. So I think my expression is it's like just what I'm feeling. right. Freedom. How are you feeling? Right. I was feeling free. The first minute is a straight drop, and that is exhilarating. That's fun. Right. हवा करीब 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से लगती है. ये जो मांसपेशियां हिल रही हैं, उन्होंने बताया था कि स्पीड से हवा आपको आएगी. फिर वो 1 मिनट के बाद तो पैराशूट खोल देते हैं. पैराशूट खोलने के बाद तो बहुत नॉर्मल. पर फन इज the coming and व्हेन यू कम डाउन. डर लग रहा था क्या? It was like जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. So मन में है किया. हाँ. एक तो ये चीज हो गई. नाउ आई हैव एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. मैं कुछ नाम लूंगा, आप बिना सोचे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा. क्विक. So the first name is Prime Minister Narendra Modi ji. Don't like him too much. Okay. What about Rahul Gandhi ji? Nice guy. Bhupesh Baghel ji. We were together. We were together. Vishnu Dev Sai ji. He has a way to go. And Priyanka Gandhi ji. Promising. Right. I think so. यही था हमारा आज का पॉडकास्ट. फन एंड आई थिंक सबको टीम में भी आई गेस मजा आया होगा. थैंक यू फॉर द टाइम सर. Thank you. And Thank I'm you very for happy to have you on the show. Sharing time with me and asking me to be with you all. So I'm very happy to have you on the show. और आप तो YouTube चला ही रहे हैं. आई गेस आई हैव वन मोर सब्सक्राइबर गाइस. राइट. थैंक यू महाराजा साहब. Thank you. Thank you.